जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आप सभी जान ही रहे हैं कि आप लोगों की परीक्षाएं अच्छी चल रही हैं। बहुत लोग जो है 75 क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं। ठीक है, तो भैया जितने लोग 75-80 वाले हैं वह लोग जो है अपने आप को कतई सेफ माने। भाई कम से कम ये सोचो 60 मिनट में आप 75 से 80 क्वेश्चन कैसे कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग किसी के भ्रम में मत आए कि मैंने 75 कर दिए हैं, अरे मेरे तो 50 ही रह गए। ठीक है, जो 50 वाला है वही सिलेक्शन पाएगा, 50-55 वाला ये नहीं पाएगा कि किसी ने 75 कर दिए हैं। तुक्का तो है नहीं कि 75 मार के चले आओ, इतना अच्छा तुक्का भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो भैया जो 50-55 करके आ रहे हैं वो ठीक है, अपना मेहनत से लगे रहो। बाकी भैया एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि ऊंट का डाल पुल किस झील पर स्थित है? डल झील, चोलामू झील, लोनार झील या वेम्बनाड झील। देखिएगा, ये जो ऊंट का डाल पुल जो है यह क्यों चर्चा में है, मतलब यह हमें प्रश्न मैंने क्यों रखा, तो यह 17वीं शताब्दी का है। कब का है? 17वीं शताब्दी का यह पुल है। ठीक है, और इसको जो है वो धरोहर के रूप में सम्मिलित रखा गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में नहीं रखा गया है, लेकिन हाँ भारतीय धरोहर स्थल में इसको रखा गया है और इसके निर्माण मतलब इसके रख रखाव के लिए जो है वह सारे कार्य चल रहे हैं। तो बताइएगा यह किस झील के ऊपर स्थित है? तो यह डल झील के ऊपर स्थित है। किसके ऊपर? डल झील के ऊपर स्थित है। और डल झील आपकी कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है भैया? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चोलामू झील या भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे ऊंची नौगम्य झील है और किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। और यहीं से कौन सी नदी निकलती है? तो तीस्ता नदी। कौन सी नदी निकलती है? तो तीस्ता नदी निकलती है। लोनार झील कहाँ पर है? तो भैया महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। और यह कैसी झील का उदाहरण है? तो क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है, वेम्बनाड झील कहाँ पर है? तो केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर है भैया? केरल में है। और इसी वेम्बनाड झील में क्या है? तो वेलिंगटन द्वीप है। क्या है? वेलिंगटन द्वीप है। और इसी वेलिंगटन द्वीप पर वेम्बनाड झील में भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH-47A है। याद रखिएगा, पहले प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ऊंट कडाल पुल जो है वह कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में डल झील के ऊपर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद प्रश्न भी आपने पहली बार पढ़ा होगा कि ऊंट कडाल पुल कहाँ पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भार चुक्की जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु या झारखंड। बताइएगा कि भार चुक्की जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर है, तब तक आप इसका आंसर बताइएगा। कुंचिकल जलप्रपात तो कहाँ पर है भैया? भारत का सबसे ऊंचा है और जिस कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। और भार चुक्की जलप्रपात भी आपका कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में। और किस नदी के ऊपर है? तो कावेरी नदी के ऊपर। याद रखिएगा, किस नदी पर है? तो कावेरी नदी के ऊपर। राजस्थान में मैंने उस दिन आपको बताया था चुलिया बांध है। कौन सा है? चुलिया बांध है। और किस नदी पर? चंबल नदी पर। तो राजस्थान का एक और बांध लिखिएगा आप लोग, सॉरी जलप्रपात, पुनासा। कौन सा? पुनासा जलप्रपात। और यह भी किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। तमिलनाडु में पायकारा जलप्रपात है। कौन सा है? पायकारा है। और झारखंड में आप लोग सभी लोग जानते हो कौन सा है? तो हुंडरू है। कौन सा है? तो हुंडरू जलप्रपात है। ठीक है, अब आप लोगों में से कोई बताइएगा कि बालमुरी जलप्रपात कहाँ पर है? बालमुरी जलप्रपात कहाँ पर है? जल्दी से बताइएगा, बालमुरी जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है? तो भैया यह भी कर्नाटक में है। और किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। ठीक है,
कावेरी नदी के ऊपर ही है। ठीक है, दूसरे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। देखिएगा जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं इनको आप लोग नोट जरूर करते रहिएगा या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो जैसे कि ये है कि आप लोग लिखेंगे कहीं तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल रहेंगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको किताबों में भी नहीं मिलेंगी। मान लिया आप लूसेंट पढ़ रहे हो तो सारी चीज़ें आपको लूसेंट में नहीं मिल सकती, तो कई सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, तो आप लोग कई सारी पुस्तकें नहीं खरीद सकते या नहीं उनको पढ़ सकते। तो इस तरीके से आप लोग जो है प्रश्न लिख लिख के आपको बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा कौन सा राज्य स्पर्श करता है। मतलब सर्वाधिक राज्यों की सीमा कौन सा राज्य जो है वह स्पर्श करता है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। बताइएगा कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा कौन सा राज्य जो है वह स्पर्श करता है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ में, तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब जो कि क्या है, दिल्ली। ठीक है, और 8 राज्य कौन कौन से हैं, किसी को पता हो तो वो लिख दीजिएगा। उत्तराखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, गुजरात तो आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य, लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक क्षेत्रफल, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो राजस्थान का। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। चौथा प्रश्न है कि बुरान नामक पवन कहाँ चलती है। बताइएगा, बुरान नामक पवन कहाँ चलती है, स्पेन और फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में या फिलीपींस में। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि बुरान नामक पवन जो है वो किस राज्य में चलती है, सॉरी किस देश में चलती है। तो देखिएगा स्पेन और फ्रांस में मिस्ट्रल नामक पवन चलती है। कौन सी, मिस्ट्रल। ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली, कौन सी चलती है, बिली बिली। ठीक है, बुरान नामक पवन जो है वह रूस में चलती है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। और फिलीपींस में बाग्यो नामक पवनें चलती हैं। ठीक है, देख लीजिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्पेन और फ्रांस में कौन सी, मिस्ट्रल, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली, फिलीपींस में बाग्यो, और बुरान कहाँ पर चलती हैं, तो रूस के अंदर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, हजरत मोहानी या जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा पूर्ण स्वराज्य का नारा जो है वह किसके द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, हजरत मोहानी के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बताइएगा। तो देखिएगा पूर्ण स्वराज का नारा जो है वह जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी ने ही नारा दिया था आराम हराम है। कौन सा दिया था, आराम हराम है। ठीक है, 2 नारे दिए थे, आप याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज और आराम हराम है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सा नारा दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था दिल्ली चलो। कौन सा नारा दिया था, दिल्ली चलो। एक नारा दिया था जय हिंद। कौन सा दिया था, जो हम लोग जय हिंद बोलते हैं, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, तो करो या मरो। ठीक है, करो या मरो। और हजरत मोहानी जी के द्वारा तो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ या मुंबई? तो बताइएगा कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का जो 63वां सत्र हुआ उसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। छठे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए। और भैया जितने लोग भी लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सभी से निवेदन है, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर यहीं पर अभी ना कोई करीना कपूर बोल रही होती ना, तब आप लोग तुरंत हवा में लाइक कर देते। ठीक है, बड़ा जल्दी लाइक कर देते। कोई महिला बोल रही होती ना तो बहुत जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देते। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर क्या है? लखनऊ। क्या हो जाएगा कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का जो 63वां सत्र हुआ इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो लखनऊ के अंदर किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सातवां प्रश्न है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? मानुषी छिल्लर, सरगम कौशल, अदिति गोवित्रकर या हरनाथ संधू? देखिएगा, जो मिसेज वर्ल्ड का जो खिताब होता है, ठीक है, यह जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनके द्वारा यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, मतलब इस प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। और मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जो है बस सरगम कौशल ने जीता। किसने? सरगम कौशल ने जीता। तो सही आंसर बी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब तो सरगम कौशल ने जीता, लेकिन पहली बार यह खिताब किसने जीता था? पहली बार किस भारतीय महिला ने यह खिताब जीता था? किसी को याद हो तो बताइएगा, किस भारतीय महिला ने खिताब जीता? मिसेज वर्ल्ड का खिताब पहली बार किस भारतीय महिला ने जीता था? तो अदिति गोवित्रकर ने। कब? वर्ष 2001 में। कब जीता था? वर्ष 2001 में यह खिताब जीता था। ठीक है, तो सातवें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि बीजापुर का संस्थापक कौन था? फतेह उल्लाह इमाद शाह, कुली कुतुब शाह, यूसुफ आदिल शाह या मलिक अहमद? बताइएगा, यूसुफ आदिल शाह, मलिक अहमद, कुली कुतुब शाह या फिर फतेह उल्लाह इमाद शाह? बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, जो फतेह उल्लाह इमाद शाह था इसने बरार की स्थापना की थी। एक राज्य था बरार की स्थापना की थी। और बरार की स्थापना कब की थी? तो 1484 में। कब? 1484 में। जो कुली कुतुब शाह था इसने गोलकुंडा की स्थापना की थी। किसकी? गोलकुंडा की स्थापना की थी। और कब? तो 1518 में। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह जो था इसने बीजापुर की स्थापना की थी। ठीक है, यह संस्थापक था। और कब? तो 1489 में। ठीक है, और मलिक अहमद ने किसकी? तो अहमदनगर की। मलिक अहमद ने किसकी स्थापना की थी? तो अहमदनगर की। और अहमदनगर की स्थापना कब की थी? तो 1490 में। कब? 1490 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि खोबा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? बताइएगा। तो भैया खोबा जनजाति जो है वह अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। अरुणाचल प्रदेश में और कौन सी करती है? तो मिसमी करती है। कौन सी है? मिसमी है। और कौन सी हो जाएगी? गालो हो जाएगी। ठीक है, तमिलनाडु में टोडा हो जाएगी, कादर हो जाएगी। ठीक है, और कौन सी हो जाएगी? किरुला। इरुला नहीं है। ठीक है, किरुला जनजाति। पश्चिम बंगाल में लोधा हो जाएगी। और एक जनजाति रहती है भूमजी। कौन सी? भूमजी। मध्य प्रदेश में भतरा हो जाएगी।
ठीक है, हलवा हो जाएगी। ये सारी जनजाति कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहली आर्थिक गणना कब हुई? 1980, 1971, 2005, 1977। तो देखिएगा, भारत में पहली आर्थिक गणना जो हुई है वह कब हुई थी? तो 1977 में हुई थी। कब? 1977 में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत में अब तक 6 आर्थिक गणनाएं हो चुकी हैं। ठीक है, जिनमें सबसे अंत में कब हुई थी? तो 2014 में हुई थी। कब? 2014 में हुई थी। 2014 के बाद में अभी एक भी आर्थिक गणना नहीं हुई है। ठीक है, तो पहली 1977 में, दूसरी 1980 में हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू किया गया? 24 अक्टूबर 2017, 25 दिसंबर 2019, 26 मार्च 2020 या 12 मई 2020? बताइएगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? सही आंसर बताइएगा। 11वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत जो है वह 12 मई 2020 को हुई। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हुई। अच्छा, 24 अक्टूबर 2017 को क्या हुआ? तो भारतमाला परियोजना शुरू हुई। कौन सी? भारतमाला परियोजना का शुभारंभ हुआ। ठीक है, 25 दिसंबर 2019 को क्या हुआ? तो 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना शुरू हुई। क्या हुई? अटल भूजल योजना। ठीक है, और 26 मार्च 2020 को तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है कि मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? हथकरघा उद्योग, वस्त्र नीति, चीनी उद्योग या लघु उद्योग? तो बताइएगा, मीरा सेठ समिति जो है वह किससे संबंधित है? सही आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो मीरा सेठ समिति जो थी वह हथकरघा उद्योग से संबंधित थी। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों से और पूछ सकता है कि और कौन कौन सी समिति थी। तो प्रश्न आ जाता है कि सत्यम समिति किससे संबंधित थी? तो वस्त्र नीति से। किससे? वस्त्र नीति से। चीनी उद्योग से कौन सी समिति संबंधित थी? तो महाजन समिति। कौन सी समिति संबंधित थी? तो महाजन समिति। और लघु उद्योग से कौन सी संबंधित थी समिति? तो आबिद हुसैन। कौन सी समिति थी? आबिद हुसैन समिति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 47? बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिएगा, ये पहली तो बात, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संबंधित है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों का गठन है। क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 43 से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 44 में क्या है? तो समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 44 में है। और एकमात्र कौन सा राज्य जो है जिसमें लागू है? तो वह आप लोग बताएंगे। और अनुच्छेद 47 किस में है? तो अनुच्छेद 47 का है पोषाहार स्तर। क्या है? पोषाहार स्तर। ठीक है, जीवन स्तर को ऊंचा करना। ठीक है, तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होता है। ठीक है, तो सही आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, एन.के. सिंह, के संतानम या केसी नियोगी? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिएगा वित्त आयोग पहली बात तो किस आर्टिकल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 से संबंधित है, ठीक है। और पहले प्रथम अध्यक्ष जो थे वो केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे। द्वितीय अध्यक्ष जो थे वो के संथानम थे। और 15वां वित्त आयोग जो वर्तमान में चल रहा है इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह है। गुलजारी लाल नंदा जी जो है वो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, ठीक है। इसके साथ में गुलजारी लाल नंदा जी जो थे प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा जी थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम रेशे बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बताइएगा। अमोनिया, जिंक फास्फाइड, सल्फर या हाइड्रोजन? बताइएगा। कृत्रिम रेशम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ ले कि बर्फ बनाने में किसका उपयोग होता है, तब भी सही आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया, ठीक है। बर्फ बनाने में भी किसका उपयोग होता है? तो अमोनिया का, ठीक है। इसके साथ में अश्रु गैस में किसका प्रयोग होता है? ठीक है, अश्रु गैस में तब भी अमोनिया को मिलाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में जिंक फास्फाइड का प्रयोग किस में होता है? तो जो चूहे का जो विष होता है ना, चूहे को जो जहर देते हो आप लोग, ठीक है, वह किस में आता है? तो जिंक फास्फाइड में आता है, ठीक है। सल्फर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो देखिएगा सल्फर का उपयोग जैसे कि हम लोग डिटर्जेंट उद्योग में, ठीक है, साबुन उद्योग में, किस में करते हैं? साबुन उद्योग में। और किसी में करते हैं? तो पेट्रोलियम के शोधन में। किस में करते हो? पेट्रोलियम के शोधन में। हाइड्रोजन का उपयोग, तो देखिएगा हाइड्रोजन किस में भरी जाती है? तो गुब्बारे में भरी जाती है, क्योंकि यह हल्की होती है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो गुब्बारे में करते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस शैवाल के द्वारा अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में, ठीक है, उगाकर होगा, यहाँ पर उठाकर नहीं होगा, ठीक है, उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है? बताइएगा। देखिएगा सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? तो शैवाल में। जैसे जो हम लोग क्या खाते हैं, तो कौन सा उस शैवाल का नाम आप लोगों को बताना है कि लेमनेरिया है, क्लोरेला है, एनावीना है या अल्वा है। कि किस शैवाल के द्वारा जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको प्रोटीन युक्त भोजन वगैरह जो होता है वो मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपको क्लोरेला। किसके द्वारा मिलता है? तो क्लोरेला के द्वारा मिलता है। लेमनेरिया जो शैवाल होता है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो आयोडीन बनाने में। किसको? आयोडीन और भोजन के रूप में, ठीक है, आयोडीन और भोजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जो आपका एनावीना है इसका प्रयोग किया जाता है खाद के रूप में। किसका? खाद के रूप में। और जो एल्वा नमक होता है इसका प्रयोग किया जाता है शैवाल का भोजन में। किस में किया जाता है? भोजन में, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है? बताइएगा। एपिग्राफी, एथेनोग्राफी, न्यूमरोलॉजी या टेलीपैथी? सही आंसर क्या हो जाएगा? और हो सके तो चारों का बता दीजिएगा तो और अच्छी बात है। तो देखिएगा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है? तो एपिग्राफी में।
सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो एथनोग्राफी होता है इसमें क्या होता है? तो मानव जाति का अध्ययन होता है। क्या होता है? मानव जाति का अध्ययन। ठीक है, मानव जाति का अध्ययन। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, जल्दी से बताइएगा? तो अंकों का अध्ययन। किसका? विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? न्यूमरोलॉजी कहलाती है। टेलीपैथी क्या कहलाती है? तो मानसिक संक्रमण का अध्ययन जिसमें किया जाता है। ठीक है, मानसिक संक्रमण, ठीक है, का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो टेलीपैथी कहते हैं। ठीक है, चलिए सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश की पहली वाटर टैक्सी कहाँ चलाई गई? बताइएगा। तो देश की पहली वाटर टैक्सी जो है वह मुंबई के अंदर चलाई गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि फिक्की ने 5 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन या मेटा? बताइएगा। तो मेटा के साथ की है। अगर मेटा लिखा हुआ ना मिले, फेसबुक मिल जाए, क्योंकि फेसबुक का नाम बदल कर क्या हो गया है? तो मेटा हो गया है। ठीक है, तो फिक्की ने 5 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए फेसबुक या मेटा के साथ में साझेदारी की है। अगर आपको चारों के सीईओ पता हो तो जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, चारों के सीईओ बता दीजिएगा तो अच्छी बात है। अगला प्रश्न है कि मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 किस राज्य में पारित किया गया? असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो असम हो जाएगा। मवेशी संरक्षण अधिनियम जो है वह 2021 किस राज्य में पारित किया गया? तो असम राज्य में पारित किया गया। तो सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए देखिए ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी चीज़, कल से जो है आप लोगों को 5 प्रश्न और इसमें ऐड मिलेंगे। कल से जो प्रश्न होंगे वो लगभग 25 होंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम सोच रहे हैं क्योंकि कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, किसी का वीडियो री एग्ज़ाम है। ठीक है, तो वीडियो री एग्ज़ाम वाले या यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले या यूपी का कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें यूपी स्पेशल आता है। ठीक है, एक सेक्शन होता है यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल के भी हम लोग जो है वो 4 से 5 प्रश्न लेने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आप लोगों को 4-5 प्रश्न और देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अपनी थोड़ा समय जो है उसको ध्यान रखकर करिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। जय हिंद।